नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। ईरान पर अमेरिका और इजराइल को जंग छेड़े आज पूरे 11 दिन हो चुके हैं और अभी भी ऐसा कोई सूरत हाल दिख नहीं रहा है कि युद्ध खत्म होगा। बल्कि ट्रंप तो अब ये कहने की स्थिति में भी नहीं रह गए हैं कि वो युद्ध कब खत्म करेंगे, क्योंकि ईरान ने उनको चेतावनी दे दी है कि ट्रंप महोदय, अब आप नहीं हम तय करेंगे कि युद्ध कब खत्म होगा। जी हाँ, आज ही ईरान से ये एक बड़ी खबर आई है और इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिनमें ट्रंप बुरी तरह फंस चुके हैं। एक तो उनका अपना बयान जो दक्षिणी ईरान के जो मिनाब शहर में बच्चों के जो स्कूल पर मिसाइल गिराई गई थी, जिसमें बहुत सारी बच्चियां, मासूम बच्चियां 7 से 12 साल तक की, वो मारी गई। उनके साथ साथ उनके शिक्षक और स्कूल का स्टाफ मारा गया। इस सब को लेकर ट्रंप अब अमेरिका में बुरी तरह घिर चुके हैं। दुनिया मतलब वैश्विक स्तर पर तो उनकी निंदा हो ही रही है इस बात के लिए कि किस तरह से एक इतना अमानवीय भी नहीं, उसको दरिंदगी भरा काम कह सकते हैं, ये किया है ट्रंप ने। और बहुत सारी चीजें इस दौरान हुई हैं, लेकिन ट्रंप को अपने किए पर अफसोस नहीं, बल्कि वो हंस हंस कर बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने इन सारी चीजों को अंजाम दिया। और जहां वो फंस रहे थे, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने जो तर्क दिए, उसमें भी वो पकड़े गए और पकड़ा अमेरिका के ही एक पत्रकार ने। तो कुल मिलाकर ट्रंप इस समय बुरी तरह फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान से खबर आ रही है कि अब अगर आप चाहें तो हम 10 साल तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती जो ट्रंप को मिल गई है। ट्रंप ने सोचा होगा कि हम हमला करेंगे, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो नाम दिया था उन्होंने, कि हम हमला करेंगे और उसके बाद ईरान सरेंडर कर देगा, हमने खामनेई को मार दिया है, हम दूसरा लीडर भी उनके अपनी मर्जी से नहीं चुनने देंगे। लेकिन इन सारी बातों को ईरानियों ने खारिज कर दिया। उन्होंने बता दिया कि अंदरूनी तौर पर भले ही उनमें जो मतभेद हो, भले ही खामनेई को लेकर ईरान में अगर महिलाओं के मन में कुछ गुस्सा भी रहा हो, लेकिन इस समय जब अमेरिका ये तय करना चाहिए कि हम बताएंगे कि तुम्हें क्या करना और क्या नहीं, तो इस बात के लिए ईरानी बिल्कुल तैयार नहीं है। और ईरान की जो सेना है और आईआरजीसी, उसने एकदम साफ साफ कह दिया है कि अब हम बताएंगे कि युद्ध कब खत्म होगा। मैं आपको बता दूं कि आज ही आईआरजीसी की तरफ से जो बयान आया है, उसमें ये बताया गया है कि अब चीजें जो हैं वो अमेरिका और इजराइल के हाथों से निकल चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ लेना चाहिए कि युद्ध खत्म करने का फैसला वो नहीं बल्कि ईरान लेंगे। और ये बात कही है ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने, यानी आईआरजीसी ने, और उसने कहा है कि इलाके के समीकरण और भविष्य की स्थिति अब पूरी तरह से तेहरान के हाथों में है। आईआरजीसी की तरफ से जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि जंग का अंत हम तय करेंगे और अमेरिकी सेना जंग खत्म नहीं करेगी, वो इस स्थिति में नहीं है। जंग खत्म करने का फैसला हमारी तरफ से लिया जाएगा और चीजें हमारे ही पक्ष में है। ये बात आज आईआरजीसी की तरफ से कह दी गई है। उधर हम ये भी देख रहे हैं कि जो खाड़ी देश जिनके भरोसे ट्रंप ये बैठे थे कि हम इनके वहां पर अपने सैन्य अड्डे जो हमारे हैं वहां से हम इन पर, ईरान पर हमला करेंगे और ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, तो ये दांव भी ट्रंप का पूरी तरह से फेल हो चुका है। क्योंकि अब खाड़ी देश भी नहीं चाहते कि अब अमेरिका के सैन्य अड्डे वहां से ऑपरेट हों या वो उस युद्ध का हिस्सा बने, क्योंकि इसकी बड़ी कीमत उनको भी चुकानी पड़ रही है। और जब खाड़ी देश इस युद्ध से किनारा कर रहे हैं, तो आज ही एक और सेनेटर है लिंडसे ग्राहम, उनका ये कहना है कि खाड़ी देशों को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इस युद्ध को उन्हें अपना भी युद्ध मानना चाहिए। मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको साथ लेके डूबेंगे, ये बात अमेरिका कह रहा है। और वो ये उम्मीद रखता है कि डूबने वाला खुशी खुशी अमेरिका के साथ डूबे। ये किस तरह की राजनीति ट्रंप चला रहे हैं, ये अब पूरी दुनिया देख रही है और वो अमेरिकी भी देख रहे हैं, जो जिन्होंने इस उम्मीद से ट्रंप को सत्ता सौंपी थी कि जो वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे और हम युद्ध खत्म करवाएंगे, और अभी तक जितने युद्धों में भेजा गया अमेरिकी सैनिकों को, जितना बड़ा खर्च किया गया है युद्धों पर, वो सब खत्म होगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। इसीलिए अब ट्रंप के जो समर्थक हैं वो भी उनसे टूट रहे हैं। तो पूरी तरह से ट्रंप फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये फंसे हुए ट्रंप अब क्या पुतिन की मदद से या किसी और की मदद से इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश में हैं? आज ऐसे तमाम सवालों पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश पाठक जी। राकेश जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। मेरा ख्याल जी, नमस्कार राकेश जी। जी जी। राकेश जी, हम जो देख रहे हैं कि ट्रंप को जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। उन्हें ये लगा होगा कि हम तो महाशक्ति हैं और हमारे पास तमाम मिसाइलें हैं, हम कुछ दागेंगे और सब कुछ ईरान जो है वो सरेंडर कर देगा। लेकिन ईरान के पास जो जखीरा है
अपने बनाए हुए मिसाइल्स और ड्रोन्स का, जो खामनेई तैयारी करवा के गए हैं। और कल जैसा पुतिन ने कहा कि अब मुस्तफा खामनेई आगे बढ़ाएंगे अपने ही पिता के काम को, और वो तो खुद सैनिक भी रहे हैं और उनकी अच्छी पकड़ है, हालांकि वो बहुत पब्लिक में नहीं आए हैं। लेकिन एक तरफ मुस्तफा खामनेई का ईरान में आना, दूसरी तरफ ट्रंप के विरोध में पूरा माहौल बनना, क्या कहेंगे? ट्रंप बुरी तरह फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर हम अपने भारतीय मुहावरे में कहें तो डोनाल्ड ट्रंप की गति भई गति सांप छछूंदर केरी। सांप छछूंदर जैसी स्थिति हो गई डोनाल्ड ट्रंप की, न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। असल में उन्होंने जितने भी तुमार बांध रखे थे, जितनी उम्मीदें इस युद्ध से लगा रखी थी, वे सारी की सारी धराशायी हुई हैं। पता नहीं कौन सी इंटेलिजेंस सर्विस थी, किन लोगों ने उन्हें ये इत्तला दी थी कि थोड़े से मिसाइलें और ड्रोन्स गिराने के बाद ईरान की जनता सड़कों पर उतर आएगी और अमरीकियों के कहने से निजाम बदल देगी। पता नहीं कौन था सीआईए का एजेंट जिसने उन्हें यह बताया था कि कुर्द विद्रोही भी आपका साथ देने आ जाएंगे। पता नहीं कौन था जिसने उन्हें यह बताया था कि खाड़ी के देश उनकी लड़ाई को खुद लड़ने को तैयार हो जाएंगे। ऐसा एक भी काम नहीं हुआ। इसलिए आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ईरान जाकर बुरी तरह फंस गए। जहां तक सवाल नई लीडरशिप का है, रूस ने भी ठीक कहा है, और नई लीडरशिप वही कॉल दोहरा रही है जो अयतुल्लाह अली खमेनी कह चुके थे। अली खमेनी ने भी यही कहा था कि लड़ाई शुरू आपने की है, खत्म हम करेंगे। अब आईआरजीसी, ईरान की फौज, मुज्तबा खमेनी, लारीजानी, ये सारे लोग मिलकर अब उस मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं जो देश के स्वाभिमान की लड़ाई है। लड़ाई सिर्फ ऐसी नहीं है कि जमीन पर कब्जा करना है, अमेरिका किसी एक इलाके पर अपनी फौजें बिठा देगा, किसी तेल के कुएं पर कब्जा कर लेगा। लड़ाई अब देश के स्वाभिमान की है, ईरानियों की अपनी अस्मिता की लड़ाई है। मजेदार बात यह है कि अमेरिका इसमें हारते हुए दिखना शुरू हो गया है। एक तो खाड़ी के जिन देशों से उसने ये उम्मीद की थी, जहां उसके अड्डे हैं कि वे खुलकर लड़ने आ जाएंगे साथ, वहां तो भगदड़ मची हुई है। वहां तो ईरान ने इजराइल के बराबर की तबाही कर रखी है। बहरीन में 5वां बेड़ा है नौसेना का, वो तबाह हो गया। एयर डिफेंस सिस्टम कई देशों में नष्ट कर दिए ईरान ने अपने हमले में। ईरान को भी बहुत नुकसान हुआ है। उसकी एक बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ, उसकी वजह से वहां तेजाबी बारिश हो रही है, सड़कों पर तेल जल रहा है, बड़ा हमला है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि अब इजराइल से इजरायली भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, वे वीडियो भी सामने आ रहे हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने खुद अपने डिप्लोमेट्स से, अपने राजनयिकों से खाड़ी देशों में कई जगह जो हैं तैनात, उनसे कहा है कि वहां से निकल लो, पतली गली से, जिसको जैसे मौका मिले वहां से निकल आए। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई में पिछड़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, फिर दोहराता हूं, किसी भी देश पर कब्जा करने के लिए या तो वहां की जनता से विद्रोह करवाना होगा, वहां की बड़ी आबादी आपके पक्ष में यानी बाहरी किसी ताकत के पक्ष में खड़ी हो जाए और अपनी वर्तमान हुकूमत को उखाड़ फेंके, या आपको अपनी फौजें उतारनी पड़ेगी। अमेरिका फौज उतारने की स्थिति में नहीं है, इसलिए आसमानी लड़ाई अभी चल रही है। जनता ईरान की अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर है। हम रोज ऐसे वीडियो देखते हैं, ऊपर से ड्रोन बरस रहे हैं, मिसाइलें आ रही हैं, जनता सड़कों पर नारे लगा रही है, अल्लाह अकबर, खून की आखिरी बूंद तक लड़ाई लड़ेंगे, ऐसे बयान आ रहे हैं। उधर अमेरिका में ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है। उनसे तो अपनी वहां उनकी पूंछ में जो आग लगा दी गई है उसे बुझाने के लिए पानी नहीं है उनके पास। तो संकट बहुत बड़ा है डोनाल्ड ट्रंप के सामने। जी जी बिल्कुल, और ये संकट इतना बड़ा है इसका अंदाज शायद अभी ट्रंप को लग नहीं रहा है, या ये वो सोच रहे हैं कि मैं जितना और बड़बोलापन दिखाऊंगा उससे मतलब मुझे मदद मिलेगी, या ये खुशफहमी उनको है। क्योंकि अभी ट्रंप का एक बयान आया जिसकी व्यापक निंदा हो रही है और होनी भी चाहिए, जिसमें जो ईरानी जहाज को युद्धपोत को डुबोया गया, उस पर उनका ये कहना है कि
हमको डुबोने में मजा आया। यानी आप किसी की जान लेकर ये बता रहे हो कि हमको इसमें मजा आया। युद्ध करने के भी अपने कुछ नियम होते हैं, कोई कायदे होते हैं, थोड़ी नैतिकता वहां भी दिखाई जाती है, लेकिन ट्रंप जैसे लोगों के लिए नैतिकता शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। और उनका ये बयान सुन लेते हैं, एक बार अंग्रेजी में है, उसका हिंदी अनुवाद भी बता दूंगी मैं। लेकिन किस तरह से ट्रंप ने एक भयानक घटना को इतने छिछोरेपन के साथ पेश किया है, एक बार सुन लेते हैं ट्रंप ने क्या कहा। The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? In fact, I got a little upset with our people. I said, what quality of ship? Excellent, sir. Top of the line. I said, why didn't we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? He said, it's more fun to sink them. I said, that's not... They like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true. But think. तो जैसे बच्चों का खेल होता है कि उसने रेत का कोई घरौंदा बनाया और तुमने आके उसको ध्वस्त कर दिया और तुम उसमें हंस रहे हो, ये वहां तक तो समझ में आता है। लेकिन ये जो आसुरी प्रवृत्ति है ये यहाँ पर दिखाई दे रही है ट्रंप की, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमने 46 जहाज डुबोई। एक तो वो ये दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये भी बता रहे हैं कि जो INS डेना जो जहाज था जिसको हिंद महासागर पर डुबोया गया, उससे उसकी क्वालिटी क्या थी, और उनके सैनिकों ने बताया कि वो बहुत अच्छा उसको था, तो उसको तुमने फिर बचा के क्यों नहीं रखा। तो वो कह रहे हैं कि हमको उसको डुबोने में मजा आया। और इस पर वहां जो जनता, जो भी ऑडियंस बैठी है, वो हंस रही है। तो इस तरह का ये जो बयान है, इसकी बहुत निंदा हो रही है। दूसरा जो ट्रंप का एक और बयान आया राकेश जी, उसमें उनका झूठ पकड़ाया है। जो मिनाप शहर में बच्चियों के स्कूल पर जो हमला हुआ था उस पर जी, और उस पे ये पूछा जा रहा है क्योंकि कहा है कि हम जांच करेंगे, और वहां सरकार जो है फंस रही है क्योंकि अमेरिकन को भी ये बात मंजूर नहीं कि आप बच्चों की स्कूल पर इस तरह से आप हमला करें। तो ट्रंप ने ये कहा, उनसे एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ईरान ही उसको वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उसको कहीं से टॉमहॉक मिसाइल मिल गई और उसने अपने स्कूल पर हमला कर दिया। लेकिन उनसे पूछा गया कि आप ही ऐसा अकेला दावा कर रहे हैं, इसका क्या आधार है। तो ट्रंप ने कहा, मेरे पास इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अब देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति है, युद्ध कर रहा है, और वो कह रहे हैं मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि ये हम ईरान के पास ये कहीं से आ गई होगी, जबकि हकीकत ये है कि जो टॉमहॉक मिसाइल है उसका निर्माण फिनिक्स एरिजोना जो अमेरिका में है, वहां पर RTX कंपनी द्वारा किया जाता है। ये हमारे दर्शक देख सकते हैं। और अमेरिका इन टॉमहॉक मिसाइल को केवल 4 देशों को बेचता है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और नीदरलैंड। और इनमें से कोई भी देश इस समय ईरान के साथ यानी अमेरिका के साथ ईरान पर हमला नहीं कर रहा। तो ऐसे में यहाँ ये जो ट्रंप अपने ही झूठ में बुरी तरह फंस गए हैं, ये जो झूठ बोलना, बड़बोलापन दिखाना, ये सारी बातें अगर हम इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें राकेश जी, तो क्या नजर आ रहा है? ट्रंप भीतर ही भीतर मान चुके हैं कि मैं हार गया हूं, बस अब ये दिखावे की बातें हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, आसुरी प्रवृत्ति। सचमुच में ये लोग असुर हैं, दानव हैं, हैवान हैं। मासूम बच्चियों के स्कूल पर बम गिराना, हमला करना, मिसाइल से ध्वस्त कर देना, इतनी बड़ी संख्या में बच्चियां वहां पर हताहत हुई हैं। उसके बाद सफेद झूठ बोल देना पूरी दुनिया के सामने कि ईरान ने खुद ही मिसाइल गिराई थी। हर तरह के सबूत सामने आ गए। आपने टॉमहॉक मिसाइल के बारे में बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, वॉर जर्नलिस्ट हैं, वॉर करस्पॉन्डेंट हैं, वे सब लोग मोर्चे से रिपोर्ट कर रहे हैं वो तो अमेरिका का हमला था। तो एक तो बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पूरी तरह पगला गए हैं। उनके दिमाग पर इस वक्त शैतान हावी है। पूरी दुनिया में इतनी आलोचना हुई है इस हमले की कि उसके लिए शब्द नहीं है। और तो और खुद अमेरिका में कैलिफोर्निया के गवर्नर ने बोला है कि आपने बच्चियों पर हमला किया, मासूम बच्चों को मारा, अमेरिका इसके लिए नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जवान इजराइल के लिए जान गंवाने के लिए नहीं है। पूरे अमेरिका में उसकी आलोचना हो रही। दूसरा पहलू है उनकी उस आसुरी प्रवृत्ति का, जो ये कहते हुए ठहाके लगा रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं बुरी तरह से कि नहीं, हमको तो जहाज को डुबोने में मजा आता है, एंजॉय कर रहे हैं उस चीज को। इसमें दो पहलू हैं शर्मित्रा जी। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है, जेनीवा कन्वेंशन
के कुछ बनाए हुए नियम हैं, उसमें यहां तक प्रावधान है कि आपने खुद जिस पर हमला किया हो, अगर वो जहाज डूब रहा है तो डूबते हुए दुश्मन देश के जहाज के नाविकों को भी बचाना चाहिए, बचाया जाना चाहिए। ये बाकायदा जिनेवा कन्वेंशन कहता है, जेनेवा कन्वेंशन। इसका एक और सबूत आपको बताते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस युद्ध में, द्वितीय महायुद्ध में, जर्मनी की सेना ने, वहां की नौसेना ने ब्रिटिश युद्धपोतों को डुबो दिया था। उसमें कुछ एक ऐसी घटनाएं सामने आई थी कि जर्मन सेना ने इंग्लैंड के डूबते हुए जहाजों से नाविकों को, नौसैनिकों को बचाया था। घोषित दुश्मन थे, घोषित लड़ाई चल रही थी, युद्ध क्षेत्र था वो। हिंद महासागर का ये वाला इलाका तो युद्ध क्षेत्र ही नहीं है, यहां लड़ाई ही नहीं चल रही है, न भारत न श्रीलंका किसी के साथ नहीं है। फिर भी अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी इतनी दूर आकर एक निहत्थे समुद्री बेड़े को, ईरान के समुद्री जहाजी बेड़े को डुबो देती है, और उस पर ठहाके लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, कह रहे हैं मजा आ रहा है डुबोने में। पहले उन्होंने ये कहा कि हमसे कहा जाता है कि आप जहाजों पर कब्जा करके उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते, डुबो क्यों रहे हो। उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हमसे ऐसा कहा जाता है, पर हमको न तो वे जहाज चाहिए न हमें उनका इस्तेमाल करना है, हमें तो उनको डुबो कर लोगों को मार देने में आनंद आता है। ये आसुरी प्रवृत्ति, ये हैवानी सोच आज 21वीं सदी के इस दौर में, वो भी अमेरिका जैसे समाज, अमेरिका जैसे देश का मुखिया कह रहा है। जी। अमेरिका के लोग तो बड़े डेमोक्रेटिक माने जाते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ खड़े होकर कैफे में भी आलोचना कर देते हैं। इस हैवानियत पर ताली बजाने वाले कौन थे, ठहाका लगाने वाले कौन थे? लानत है उन सब पर। डोनाल्ड ट्रंप तो इंसानियत के माथे पर कलंक है ही। जो लोग भी ट्रंप की इस बयानबाजी पर तालियां बजा रहे थे, खिलखिला रहे थे, वे सब भी इंसानियत के दुश्मन हैं। जी जी बिल्कुल। और ये जो इंसानियत के दुश्मन हैं, अब ये न केवल अब ये इंसानियत, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है ये पूरी दुनिया को खत्म करने की कगार पर जो है बिल्कुल वो धकेलते जा रहे हैं। और अगर हम बच गए, हम सारे लोग, तो तब तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इन पर कितनी लानत भेजेगी, ये अभी से जो पूरा माहौल बना हुआ है ये नजर आ रहा है। बहरहाल इसमें उम्मीद की एक ही किरण नजर आ रही है कि ईरान जो है, जिसको हर तरह से दबाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, वो ईरान अभी भी उसने घुटने नहीं टेके हैं। 11 दिन हो चुके हैं युद्ध को। पिछला जो जून में जो युद्ध किया था पिछले साल, तब 12 दिन में ये लड़ाई खत्म हो गई थी, और तब भी अमेरिका और इजराइल जो हैं उन लोग कुछ खास नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए। और अब जो खबरें आ रही हैं कि ट्रंप के विरोध में रिपब्लिकन्स भी दिख रहे हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है हमारा विरोध हो रहा है। बहुत सारी तस्वीरें अमेरिका से ऐसी आई कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जो ट्रंप के समर्थक थे, जिन्होंने अपनी गाड़ियों में स्टिकर चिपकाए हुए थे, वो स्टिकर निकाल रहे हैं कि हमने ऐसे आदमी को वोट किया, हम पछता रहे हैं। तो ये जो पछतावा है ये जनता का दिखाई दे रहा है। तो दुनिया भर की जो शांति प्रिय जनता है और ईरान के जो लोग हैं, ईरान की जो अभी मौजूदा सरकार है, तरह से इस समय डटी हुई है। इसी में अब थोड़ी बहुत उम्मीद बचती है कि ऐसे लोगों को ये लोग पस्त करेंगे। अरागची का एक बयान देख लेते हैं। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं सैयद अब्बास अरागची, उन्होंने कल ये कहा है, ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन एपिक मिस्टेक, जो एपिक फ्यूरी ट्रंप ने जो नाम दिया है उसको अरागची एपिक मिस्टेक बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन एपिक मिस्टेक के 9 दिन बीत चुके हैं, क्योंकि कल का बयान है उनका, और तेल की कीमतें दोगुनी हो गई हैं, जबकि सभी वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका भारी मुद्रास्फीति के झटके को रोकने की उम्मीद में हमारे तेल और परमाणु स्थलों के खिलाफ साजिश रच रहा है। ईरान पूरी तरह से तैयार है, और हमारे पास अभी अमेरिका को बड़े झटके देने वाली कई चीजें बची हुई हैं, ये अरागची ने कहा है। और इधर जो ईरान के जो उप विदेश मंत्री हैं काज़ेम गरीबादी, उन्होंने ये कहा है कि युद्ध विराम के लिए तेहरान की पहली शर्त यह है कि आगे कोई और आक्रमण न किया जाए। ये जो काज़ेम गरीबादी जो हैं, इन्होंने ये कहा और ये बता दिया कि रूस, फ्रांस, कुछ और देश हैं जिनके जरिए अब ये सीज फायर की कोशिश की जा रही है। तो ये जो सीज फायर का
जो ऐलान है ये जाहिर है ईरान की तरफ से तो होगा नहीं, और उन्होंने कह दिया कि आप युद्ध रोकिए, मतलब आप हमले रोकिए, तब हम बात करेंगे। तो बातचीत से भी पहले इनकार है। और इस बीच जो खबर आई कि कल पुतिन से ट्रंप ने बात की है, कहा तो वो अभी तक रूस से तुम तेल खरीदोगे तो इंडिया को जैसे धमका रहे थे, फिर बोले हमने रूस को मोहलत दे दी है। यानी यहाँ मीडिया ने यही बताया है कि भारत को मोहलत नहीं दी, रूस को मोहलत दी कि वो 30 दिन के लिए भारत को तेल भेज सके। इस तरह से चीजों को घुमाया जाता है। और अभी रूस से बात करना, ट्रंप का यानी पुतिन से बात करना और ये बताना कि आप युद्ध रोकने में या चीजों को नॉर्मलाइज करने में मदद करिए या आप कुछ मध्यस्थ बनिए, ये सारी बातें जो हो रही हैं राकेश जी, तब जबकि पुतिन ने मुस्तफा खामनेई को बधाई दी और उम्मीद जताई कि आप अपने पिता के काम को आगे बढ़ाएंगे। पुतिन का स्टैंड क्लियर है, शी जिनपिंग का स्टैंड क्लियर है कि हम ईरान के साथ हैं और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ईरान की सरकार अमेरिका से तय हो। ये चीन ने भी बता दिया है, मतलब जरूरत पड़ी तो चीन भी आ जाएगा। यहाँ पर रूस ने भी कह दिया है। अब ट्रंप क्या यहाँ पर फंस गए हैं, क्योंकि अब मामला जो है वो यूनिपोलर, मतलब एक ही वो उनकी शक्ति नहीं दिख रही है, अब जो है बढ़ती हुई दिख रही है शक्ति। और यहाँ क्या ट्रंप झुक रहे हैं? देखिए, जहां तक सवाल सीज फायर का है, डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर जैसा सीज फायर तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तो एक पार्टी वे खुद हैं। हमलावर के रूप में तो अमेरिका खुद मौजूद है इस लड़ाई में। तो अगर आपको सीज फायर करना है तो आपको बराबर के स्तर पर ईरान के साथ बात करना पड़ेगी, बातचीत की टेबल पर आमने सामने आना पड़ेगा। इस तरह नहीं हो सकता कि आप ट्वीट कर देंगे 10 मई को कि भारत और पाकिस्तान में मैंने सीज फायर करा दिया है। एक तो मुद्दा ही है। दूसरी बात यह है कि ईरान तो सीज फायर के लिए तैयार है ही नहीं। उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया हमले रोकिए। हमले रोकने का मतलब होगा अमेरिका की हार। तो अमेरिका को अब रास्ता नहीं सूझ रहा कि कहां से निकला जाए, कौन सी गली ढूंढी जाए, कैसे इस युद्ध से सम्मानजनक तरीके से निकले ताकि अपने अमेरिका के नागरिकों को भी चेहरा दिखा सकें। इसीलिए कभी ट्रंप से बात हो रही है, कभी किसी और से बात हो रही है। ये सारे जुमले, ये सारी बातचीत ये बता रही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब सवाल यह है कि ये लड़ाई जिस वक्त इस मोड़ पर पहुंची तो ईरान की कमान जिस व्यक्ति के हाथ में, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने बताया कि व्लादिमीर पुतिन ने बधाई दी है मुस्तफा खमेनेई को। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मुस्तफा खमेनेई और उनके पिता, उनके वालिद अयातुल्लाह अली खमेनेई में एक फर्क है। अली खमेनेई अपने गुरु अयातुल्लाह खुमैनी के उस फतवे पर कायम रहे जिसमें दुनिया को यह वादा किया गया था कि ईरान चूंकि इस्लामिक देश है और इसलिए वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। दूसरा ये वादा किया था कि 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें या कोई हथियार नहीं बनाएंगे। अयातुल्लाह खुमैनी के उस कॉल को, उस फतवे को, उस वादे को अली खमेनेई भी निभाते रहे। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि अब मुस्तफा खमेनेई भी उस वादे पर कायम रहें, उस फतवे का पालन करें, क्योंकि वे अपने पिता से ज्यादा कट्टरपंथी हैं। देश इस वक्त जिस हालात से गुजर रहा है उसमें वे उस फतवे पर कायम रहें, ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है उनकी। अयातुल्लाह खुमैनी तो ये मानते थे कि चूंकि परमाणु हथियार मास डिस्ट्रक्शन के, सामूहिक विध्वंस के हथियार हैं, उसको रोका नहीं जा सकता, उसके प्रभाव को सीमित नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने कहा था नहीं बनाएंगे। दूसरा, मुस्तफा खमेनेई और उनके साथ इस वक्त जो टीम है, फौज के अफसर हों या IRGC के कमांडर्स, ज्यादातर करो या मरो की मानसिकता वाले हैं, थोड़े ज्यादा कट्टरपंथी भी हैं। अली खमेनेई जितने सदाशही रहे होंगे थोड़े बहुत भी, उसके उलट मुस्तफा खमेनेई और वर्तमान कमांडर्स पूरी तरह कट्टरपंथी हैं। इसलिए हो सकता है वे परमाणु हथियार भी बना लें, भले उसका इस्तेमाल न करें। हो सकता है और ज्यादा बड़े हमले शुरू हो जाएं। 2000 किलोमीटर तक मार वाली जो शर्त थी, जो भरोसा अपनी तरफ से उन्होंने दिया था,
हो सकता है उसे भी तोड़ दें तो बहुत आगे तक जाकर हमला कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका जो आरोप लगाता रहा है ईरान पर कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, उसने यूरेनियम संवर्धन उस स्तर का कर लिया है कि वो 7 दिन में एटम बम बना सकता है, 15 दिन में बना सकता है, साल दर साल उस अवधि कम करते चले आ रहे हैं। इजराइल भी ये रोना रोता है। इजराइल के कई प्रधानमंत्रियों के बयान है जो पहले कहते थे कि ईरान 2 साल में बना लेगा एटम बम, फिर उसके बाद वाले ने कहा 1 साल में बना लेगा, फिर नेतन्याहू आए, वे 6 महीने 2 महीने करते करते अब उनके इस तरह के बयान है कि ईरान जिस दिन चाहेगा 3 दिन में परमाणु बम बना लेगा। इसके उलट जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसकी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने परमाणु संवर्धन उस तरह से नहीं किया एटम बनाने की नीयत से, वो शांतिपूर्ण उपयोग के लिए। तो ट्रंप के जितने आरोप हैं ईरान के खिलाफ उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिससे लोग सच मानते हो, जिसकी जमीनी सच्चाई वैसी हो जैसी ट्रंप बताते रहे। इसलिए इस वक्त वे एक अनैतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई नैतिक आधार नहीं है ईरान पर हमला करने का। और मजे की बात यह है कि ईरान ने पिछले 200 साल में किसी पर भी कोई हमला नहीं किया। वो तो खुद पीड़ित पक्ष है, वो आक्रांता नहीं है, उसने किसी पर हमला नहीं किया। इसलिए अब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में यह सोचा जाने लगा है कि ट्रंप के हाथों न केवल अमेरिका खतरे में बल्कि पूरी दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। जी जी। और जो परमाणु हथियार का जो डर दिखाया, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया राकेश जी, कि ईरान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। और दूसरी बात, अगर परमाणु हथियारों की बात है तो दुनिया में बहुत सारे देशों के पास परमाणु हथियार है, और अगर आप इस तरह से ट्रंप को अगर ये छूट मिल जाए तो फिर तो उनके आक्रमणों की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। और हमारे पड़ोस में है पाकिस्तान, जिसके पास है, जिसके बारे में बहुत बार ये चिंता भी जताई जाती है कि वहां अगर जो आतंकी समूह है उनके हाथों लग गया तो क्या होगा। पाकिस्तान तो हमले भी करता रहा है, उसका ये एक बड़ा वो है कि पाकिस्तान पर कभी कुछ नहीं कहते ट्रंप, नॉर्थ कोरिया पर कभी कुछ नहीं कहते, और ईरान जैसे हाल अगर वो चाहें तो कल को वो भारत पर बोल देंगे कि आपके पास परमाणु हथियार है। हम लोग तो पहले भी बहुत सारे सैंक्शंस और तमाम चीजें जो है झेल चुके हैं, जो इंदिरा गांधी ने उस समय मजबूती दिखाई थी तो अमेरिकी राष्ट्रपतियों को वो बात अच्छी नहीं लगी कि भारत के प्रधानमंत्री कैसे इतना दम दिखा सकते हैं। अब जो है उनको भारत के प्रधानमंत्री माय डियर लग रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका खामियाजा किस तरह से हम भुगत रहे हैं ये अब नजर आ रहा है। और ट्रंप का जो ये झूठ है वो अब बिल्कुल पकड़ा जा चुका है, और अब बुरी तरह ट्रंप यहाँ पर हमको फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक चलते चलते एक बात बता दूं, जो आपने बात कही थी कि युद्ध पत्रकार जो हैं, जो वॉर रिपोर्टर्स हैं, उन्हीं में से एक जर्नलिस्ट शायद CNN के, मेरा ख्याल है वो हैं ईरान में, और उन्होंने अभी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता उनसे इंटरव्यू लिया था और उनमें पूछा था कि हाउ मच लॉन्गर कैन यू कंटिन्यू द वॉर। तो उनका जवाब था, वी आर रेडी फॉर अ लॉन्ग वॉर, वी हैव इनफ मिसाइल्स एंड वेपन्स फॉर 10 years। तो ये जो बता दिया है ईरान ने कि हमारे पास अभी 10 सालों तक का तो असला है और हम लड़ाई लड़ सकते हैं, जज्बे से भी लड़ सकते हैं, हथियारों से भी लड़ सकते हैं। तो ट्रंप क्या ऐसा कहने की स्थिति में है, अभी ये देखने वाली बात है, क्योंकि उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है अमेरिका से सैनिकों को भेजना, अपने महंगे जो मिसाइल्स हैं का इस्तेमाल करना, और अपना जो सैनिक अड्डे जो उन्होंने बना रखे थे खाड़ी देशों में, जिनसे अमेरिका अपने आप को थोड़ा यहाँ पर सुरक्षित महसूस करता होगा, वो भी अब जिस तरह से ईरान की जद में आ गए हैं, ये सारी बातें बता रही हैं कि ट्रंप ने अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। ईरान का नुकसान करने के चक्कर में ट्रंप ने अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, और अब खुद अपनी भी भावी राजनीति को यहाँ पर ट्रंप खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राकेश जी, आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े, और आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए। ईरान पर लगातार अपडेट DB लाइव चैनल पर हम दिखाते रह रहे हैं, और 4 बजे फिर न्यूज रूम से राजीव जी और आंचल आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।